दोस्तों, एक परदेसी लड़का सालों बाद वो अपने घर के लिए रवाना होता है और एक ट्रेन पकड़ करके वो घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक की बात यह थी कि वो ट्रेन किन्हीं वजहों से कई घंटों लेट हो जाती है, जिसकी वजह से उस परदेसी को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लेकिन वो परदेसी जब अपने घर पर पहुंचता है तो उस वक्त आधी रात हो चुकी होती है। लेकिन जब वो अपने घर के दरवाजे के सामने आता है तो उसके घर का मेन गेट खुला होता है। दोस्तों, जब वो उस गेट से अपने घर के अंदर जाता है तो घर के जो कमरे होते हैं, सारे कमरों के दरवाजे बंद हुए रहते हैं और एक विंडो होती है, जो विंडो की खिड़कियां खुली हुई होती है और वो उस विंडो से देखता है कि उसकी बीवी नग्न अवस्था में लेटी हुई है, एक बूढ़े व्यक्ति के साथ में रंगरलिया मना रही है। यह सब देख करके परदेसी की होश उड़ जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। वो रोने लगता है और न जाने क्या क्या सोचने लगता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। तो आइए दोस्तों, आपको हम ये कहानी इस वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, देर न करते हुए अब हम आपको अपनी कहानी को विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम रामनगर होता है। दोस्तों, रामनगर में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुरेश चंद्र होता है और सुरेश चंद्र की धर्म पत्नी का नाम जानकी होता है। दोस्तों, इन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम अशोक कुमार होता है। दोस्तों, परिवार बहुत ही अच्छा सा चल रहा होता है, यानी कि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। ऐसे में अशोक कुमार अपनी पढ़ाई के दिनों में बहुत ही अच्छा खासा पढ़ाई करता है, वो दूर दूर तक की नाम कमाता है। दोस्तों, ऐसे ही परिवार अच्छे से चलता रहता है, लेकिन एक समय वो भी आता है कि उस परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोस्तों, जो जानकी होती है, यानी कि सुरेश चंद्र की जो धर्म पत्नी होती है, उन्हें शुगर का रोग हो जाता है और सुरेश बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं और अपनी पत्नी का इलाज के लिए दूर दूर तक जाकर के इलाज कराते हैं, कई डॉक्टरों को दिखाते हैं, लेकिन जानकी का इलाज ठीक से हो नहीं पाता है। ऐसे में जब जानकी को एहसास हो जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगी, तो वो अपने पति सुरेश चंद्र से कहती है कि देखो, मेरी एक इच्छा है कि हमारी आंखों के सामने मेरे बेटे अशोक की शादी हो जाए और इतनी खूबसूरत बहू लाओ कि मैं अपनी बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं मर भी जाऊंगी तो मुझे किसी बात की अफसोस नहीं होगी। दोस्तों, यह सुन करके सुरेश चंद्र रोने लगते हैं और बेटा अशोक भी रोने लगता है और कहता है कि माँ, कैसी बातें करती हो, कितना भी पैसा लग जाए, सारी ज़मीन बेच दूंगा, घर द्वार बेच दूंगा, लेकिन मैं आपको बचा के रहूंगा, क्योंकि अगर आप ही नहीं रहोगी तो हम लोगों की दुनिया बेकार है। दोस्तों, यह सुन करके उसकी माँ रोने लगती है और कहती है कि बेटा, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरी एक बात मान करके तुम शादी कर लो, मैं अपने आंखों के सामने अपनी बहू को देखना चाहती हूँ। दोस्तों, बस क्या था कि सुरेश चंद्र सोचने लगते हैं कि क्यों ना अपनी पत्नी के इच्छा को पूरा किया जाए और बेटे को समझाते हैं कि बेटा, तेरी बीवी आएगी तो घर के खर्चे कुछ और बढ़ जाएंगे। अब तुम एक काम करो, तुम पढ़ाई छोड़ करके तुम कुछ कमाई धमाई करने लगो और मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ। दोस्तों, उसके बाद में सुरेश चंद्र अपने बेटे की शादी कर देते हैं और एक बहुत ही सुंदर बहू लाते हैं, जिसे देख करके पास पड़ोस के लड़के उसे देखने पर मजबूर हो जाया करते थे, क्योंकि सुरेश चंद्र की जो बहू होती है उसका नाम सुंदरी होता है। दोस्तों, सुंदरी जिस तरह से नाम होता है, उसी तरह से सुंदरी इतना ज़्यादा सुंदर थी कि कोई भी मर्द उसे देखे तो उसकी तरफ
कामुक हुए बगैर नहीं रह पाएगा। दोस्तों, यह सब देख करके सारे लड़के उसे देखते रहते थे और गांव की औरतें कहती थी कि सुरेश चंद्र ने क्या बहू लाई है। अशोक के सारे मित्र कहते हैं कि अशोक, तुमने क्या किस्मत पाई है कि सुंदरी नाम की जो लड़की से तुम्हारा विवाह हुआ है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लड़की और बहुत ही संस्कारिक लड़की है। दोस्तों, यह सुन करके अशोक भी खुश होने लगता है कि मेरी माँ के इच्छा पूरा हो गया। दोस्तों, इधर जानकी की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से घर में परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। दोस्तों, अशोक के पिता सुरेश चंद्र भी एक नौजवान और हट्टे कट्टे मर्द होते हैं और उनकी पत्नी भी जवानी में मर जाती है। यानी कि वो जो रोग शुगर का होता है वो रोग इतना ज़्यादा जकड़ लेता है कि जानकी को अपने साथ ले जाता है। यानी कि जानकी अब इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वो अलविदा हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद में घर में बहुत ही ज़्यादा मातम छा जाता है और सुरेश चंद्र और अशोक दोनों बाप बेटे रोने लगते हैं और जानकी का किसी तरह से दाह संस्कार करने के बाद में अब सुरेश चंद्र अपने अशोक बेटे को समझाते हैं कि बेटा, यदि घर को संभालना है तो तुम्हें फौरन बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, बस क्या था कि अशोक अपनी सुंदरी को समझाने लगता है कि सुंदरी, मैं तुमसे तो दूर हो रहा हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, मजबूरी ही कुछ ऐसी है कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ। सुंदरी रोने लगती है और अशोक उसे ढाढ़स बंधाते हुए उसके हाथ को छोड़ते हुए चला जाता है। अब अशोक मुंबई चला जाता है और मुंबई में जा कर के वो काम करने लगता है और अब उस छत के नीचे ससुर और बहू का रहना होता है। यानी कि न तो उसकी सास है और ना ही कोई देवरान है और ना ही कोई जेठानी है। उस घर में सिर्फ और सिर्फ ससुर और बहू रहते हैं। दोस्तों, अशोक घर पर फोन लगाता है और घर के हाल समाचार लेता है और कमाने में जुट जाता है। दोस्तों, ऐसे ही समय चलता रहता है और एक दिन जो सुरेश चंद्र होता है, सुरेश चंद्र की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती है, क्योंकि सुरेश की जो धर्म पत्नी थी वो भी जवानी में ही खत्म हो गई थी। और इधर सुरेश चंद्र सोचने लगता है कि क्यों ना अपनी बहू सुंदरी को अपने प्यार के जाल में फंसा लूं और मेरा भी समय अच्छे से कटने लगेगा। दोस्तों, वो बाजार जाता है और घर में साग सब्जियां लाता है और साथ में बहू को खाने के लिए कुछ नई नई चीज़ों को लाता है। यह सब देख करके सुंदरी अपने ससुर सुरेश चंद्र से कहती है कि ससुर जी, ये सब क्या ज़रूरत है लाने के। वो कहता है कि देखो बहू, मेरा बेटा अशोक नहीं है तो ये सब तो मेरा ही फर्ज बनता है और मैं ही तुम्हें ला करके दूंगा। दोस्तों, उसके बाद में सुंदरी ले जा करके अपने घर में खा लेती है। दोस्तों, ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और सुरेश चंद्र का रोज का ये किस्सा हो जाता है, रोज का रवैया हो जाता है। वो अपनी बहू को कुछ न कुछ खाने के लिए लाता है। एक दिन सुरेश चंद्र अपनी बहू का हाथ पकड़ता है तो सुरेश चंद्र की बहू कहती है कि पिताजी, ये क्या कर रहे हो। दोस्तों, जब सुरेश चंद्र अपनी बहू से कहता है कि देखो बहू, मैं तुम्हें प्रेम करने वाला था, यानी कि मैं तुझे दुलार रहा था कि मेरी बहू कितनी सुंदर है। दोस्तों, सुंदरी को थोड़ा शक सा हो जाता है, लेकिन वो अपने पति अशोक को नहीं बताती है, क्योंकि घर की ही इज्जत की बात है। दोस्तों, एक दिन की बात है, रात के समय में सुरेश चंद्र अपनी बहू के कमरे में जाता है और बहू को सर से पांव तक सहलाने लगता है और जैसे ही बहू की जब नींद टूट जाती है तो बहू जैसे ही उठती है तो उसके बाद में अपने ससुर को देख करके दंग हो जाती है। वो कहती है कि ससुर जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। और यह सुनकर के सुरेश चंद्र यानी कि सुंदरी का ससुर कहता है कि देखो सुंदरी, तुम मेरी बातों को गौर से सुनो, इसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा है। वो कहती है कि क्या है, और सुरेश कहता है कि देखो, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा और मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। दोस्तों, यह सुनकर के सुंदरी चुप हो जाती है और सन्न हो जाती है। वो रोने लगती है, लेकिन वो
उसका ससुर समझाते रहता है और कहता है कि तुम्हारे पास मौका है और अगर तुम चाहो तो मैं सारी ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। जो जो तुम्हारे शौक़ है मैं तुम्हारे सारे शौक़ को पूरा कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद में सुंदरी अपने पति से ये बातें नहीं बताती है और अंदर ही अंदर ये लेकर के घुटती रहती है। और वो सुरेश एक दिन अपनी बहू को पकड़ लेता है और कहता है कि सुंदरी, यदि मेरी बातों को तुम मानो तो तुम आज अपनी जवानी का रस मुझे चिखा दो, मैं तुम्हें अपनी सारी ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। दोस्तों यह सुनकर के सुंदरी कहती है कि आपकी ज़मीन तो वैसे ही हमारे पति के नाम हो जाएगी, इसमें इसमें फुसलाने की क्या बात है। यह सुन करके वो उसका ससुर कहता है कि अगर ऐसी बात है, तुम अगर मुझे अपनी जवानी का मज़ा नहीं चिखाओगी तो मैं ये ज़मीन और ये जायदाद और ये घर गृहस्थी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम करके मैं मर जाऊंगा। यह सुन करके अब सुंदरी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और सुंदरी मजबूर हो जाती है और उसके बाहों में चली जाती है। दोस्तों उसके बाद में सुंदरी कहती है कि ठीक है, जैसे आप चाहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये ज़मीन जायदाद ये सारी प्रॉपर्टी आप किसी के भी नाम नहीं करोगे। दोस्तों उसी दिन से सुरेश चंद्र अपनी बहू सुंदरी के साथ में बहुत ही गंदा और बहुत ही भद्दा खिलवाड़ करने लगता है। दोस्तों सुंदरी के बदन से सारे कपड़े उतार करके वो अपनी बीवी के जैसे उसके साथ में मज़े लेने लगता है और उसके होठों को चूमने लगता है, उसे अपनी गोद में ले लेता है। दोस्तों ऐसे ही ये सिलसिला चलने लगता है और दिन को वो बहू और ससुर का रिश्ता निभाते हैं और जब रात हो जाती है तो सारे पड़ोस के लोग जब सो जाते हैं तो बहू और ससुर एक ही साथ में सोने लगते हैं। दोस्तों गांव की औरतों को इनके बारे में कुछ शक हो जाता है और कुछ लड़कों को भी इसी बात का शंका हो जाता है और कहासुनी होने लगता है। दोस्तों इसी बात के लिए कई बार पड़ोस में कहासुनी भी हो जाती है और लेकिन कोई भी किसी के पास कुछ सबूत नहीं होता है तो करें तो क्या करें। दोस्तों जो लड़के होते हैं, लड़के अशोक के पास फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि अशोक मेरे दोस्त, तेरे घर में तुम्हारे जो पिता सुरेश चंद्र है तुम्हारी बहू के साथ में बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। यह सुन करके अशोक उन लोगों को डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मजाल ही क्या है जो तुम हमारे पिताजी को और जो तुम हमारी बीवी के साथ में इस तरह के लांछन लगा रहे हो। दोस्तों बस क्या था कि कई बार जब अशोक को ये इन्फॉर्म होता है, जब ये मैसेज मिलता है, अशोक सोचता है कि इस बातों में कितनी सच्चाई है, क्यों ना मैं जा कर के घर पर ही एक बार जा कर के पता करूं। दोस्तों कई लोगों से अशोक झगड़ा भी कर लेता है, लेकिन लोग कहते हैं कि अशोक हम लोगों को क्या पड़ी है तुम्हारे घर में झगड़ा लगाने को। दोस्तों अब अशोक को सालों साल हो जाता है और वो अचानक से ट्रेन पकड़ता है और अपने घर पर रवाना हो जाता है। लेकिन उसके जो ट्रेन होती है वो ट्रेन किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से कई घंटे लेट हो जाती है, जिसके कारण वो अशोक को आधी रात हो जाती है घर पे पहुंचने के लिए। दोस्तों इधर 12 से 1 बजा होता है कि अशोक जैसे ही अपने घर पे आता है तो घर का मेन गेट खुला होता है और वो घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है तो घर के कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ रहता है और एक विंडो खुली होती है। उस विंडो से देखता है अशोक कि उसकी बीवी नग्न अवस्था में उसके पिता सुरेश चंद्र के साथ में वो रंग रलिया मना रही होती है, यानी कि सेक्स का रैकेट चल रहा होता है और सुरेश चंद्र अपनी बहू यानी कि अशोक की धर्मपत्नी को अपनी बाहों में लेकर के चूम और चाट रहा होता है। तो यह सब देख करके अशोक दंग हो जाता है, अशोक के पैरों तले जमीन खसक जाती है और अशोक कहता है कि सुंदरी तुम ये क्या कर रही हो। यह सुन करके उसके पिता के पैरों तले जमीन खसक जाती है और सुंदरी भी डर जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी को प्यास लगी थी और तुम्हारी पत्नी के कपड़े के अंदर न जाने कौन सा जानवर घुस गया था, जिसकी वजह से मैं
तुम्हारे कमरे में गया था। लाख बहाना बताते हैं लेकिन अशोक मानने को तैयार नहीं होता है और अपने पिताजी को पकड़ करके धक्के दे देता है और अपनी धर्मपत्नी को मारने लगता है। दोस्तों, यह सब देख करके अशोक बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और वहीं पर रोने लगता है और कहता है कि वाह रे पिताजी, मैंने तो तुझे अपना बाप यानी कि भगवान के जैसा मान रहा था, लेकिन अपनी पत्नी को कहता है कि मैं तो तुम्हें लक्ष्मी समझ रहा था, लेकिन तुमने मेरे प्यार पर बहुत ही भद्दा मजाक किया है, तुमने मेरे साथ बेवफाई किया है। अरे तुम्हें कोई मर्द नहीं मिला, तुम तो हमारे पिताजी के ही साथ में ऐसा काम करने के लिए तैयार हो गई। अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं हुआ कि तुम हमारी पत्नी के साथ में ऐसा गंदा काम कर रहे हो। ये मेरी पत्नी ही नहीं, तुम्हारी बहू ही नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी है। दोस्तों, उसके बाद में वो कहता है कि आज के बाद में मैं तुम लोगों का शकल नहीं देखना चाहता और तुम लोगों की चेहरे नहीं देखना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद में वो वहीं पर गिर जाता है लड़का और वो बेहोश हो जाता है। दोस्तों, दोनों यानी कि सुंदरी और ये सुरेश चंद्र दोनों कहते हैं कि इस घर से भाग चलते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी ज़मीन जायदाद हम लोगों के नाम है और और अशोक को छोड़कर चलो हम लोग कहीं अपना जीवन बनाते हैं। दोस्तों, जब सुबह होता है तो अशोक देखता है कि उसके पिताजी और उसकी पत्नी इस घर में नहीं होते हैं। यह सब देख करके अशोक बहुत ही ज़्यादा शोर मचाने लगता है और गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सुरेश और अशोक की पत्नी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, उसके बाद में जब सारी सच्चाई अशोक बताता है तो सारे गांव के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, औरतें दांतों तले उंगलियां दबाने लगती हैं। दोस्तों, उसके बाद में वो फायर कर देता है और कहता है कि मेरे पिताजी मेरी धर्मपत्नी को लेकर के ऐसा काम कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद में उन दोनों का जब पता चलता है तो पुलिस इन्हें थाने में बंद कर देती है और अशोक इन्हें हमेशा हमेशा के लिए जेल की हवालात करा देता है। दोस्तों, धिक्कार है ऐसी धर्मपत्नी और धिक्कार है ऐसे पिता पर जिन्होंने ऐसा गंदा काम किया है। लेकिन दोस्तों, आज के इस युग में किसी के ऊपर भरोसा करने का समय नहीं है। कैसा भी रिश्ता हो, कैसा भी नाता हो, लेकिन हर नाता हर रिश्ता इस जवानी से अनजान होता है, क्योंकि उस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जवानी के हवस में वो किसी के भी साथ में ऐसा काम करने लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आप सतर्क रहें, होशियार रहें और ऐसे ही अपनी बीवी या अपनी बहन, अपनी बेटियों को किसी के साथ न जाने दे और न किसी के ऊपर विश्वास करे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।